अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो चीन को भी मजीद स्पेस मिल जाती है, क्योंकि चीन फिर वो बातें मनवाएगा पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान मजीद कमजोर हो जाता है और मगरब की जानिब से उसको इतनी इमदाद नहीं आ रही, या जो आ रही है वो पूरी नहीं कर रही, और चीन के पास आप रिलाय कर रहे हैं, ठीक है, तो चीन तो फिर उसकी भारी कीमत मांगेगा ना। तो चीन अपनी सिचुएशन को बेहतर करेगा, और तो हम उनसे बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो अब जाहिर है हालात बेकाबू हो चुके हैं। कल शाम को, रात कह लीजिए, जनाब इसाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान रीअश्योरिंग तौर पर टेलीविज़न पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने, मैं कहूँगा कि कोशिश की किसी तरह पर अपनी तरफ से वजाहत भी और दीगर और मामलात पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत भी है अब। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मुझे लगता कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की मईशत बीच मझधार फंस गई है। अब यहाँ से निकलना आसान काम नहीं होगा। बड़ा के पहले तुम देखें, पहले तो सरकार ही पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से बदलती है, लेकिन एक ही सरकार में भी 2 बार इनके फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं। जब से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से पहले मिफ्ता इस्माइल और उसके बाद अब इशाक डार। अब इशाक डार को तो हालांकि लंदन से बुलाया गया, वो तो क्योंकि जब इमरान खान के टाइम पे इतने ज़्यादा केस हो गए थे, भाग निकले थे पाकिस्तान से कि ये बहुत ज़्यादा है, मेरे को तबीयत ख़राब है, मेरे को इलाज की ज़रूरत है, वो इलाज सिर्फ लंदन में होगा करके निकल गए। अब वो केसेस ख़त्म करवा के वापस लाया गया, ये सोच कर कि, और बहुत ही ये भी मानना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं इशाक डार। बीच में एक बार की बात है, चैलेंज मिला था इनको कि आप 3 दिन के अंदर डॉलर को गिरा के दिखाइए। ये बात है जब पहले इनकी 2017 से पहले जब ये फाइनेंस मिनिस्टर तब की, इन्होंने उस चैलेंज को पूरा करके डॉलर को नीचे ला के दिखाया था। तो काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन इस काबिल व्यक्ति से भी नहीं संभल रहा, क्योंकि अब पाकिस्तानी की इकॉनमी बची ही नहीं है संभलने लायक। कि कौम में फैले पैनिक को वो ख़त्म करें, और जो बयान उन्होंने दिया उसमें ख़ास तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखना और चंद एक को कम करने के मुतालिक बात की। इक्वेशन में अमेरिका का पहला जो प्रायोरिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ये जो इंस्टेबिलिटी है इससे पीछे हटाया जाए। जाहिर है स्टेबलाइज तो नहीं किया जा सकता, स्टेबलाइजेशन में तो वक्त लगेगा, लेकिन मजीद जो वो बिगाड़ है उसकी जानिब से किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो इंटरनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये अमेरिका की आई थिंक पहला इंटरेस्ट है। दूसरा, क्योंकि जब अगर ये नहीं होगा तो फिर अफगानिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। जाहिर है प्रायोरिटी नंबर 2 है, और जो 1 से जुड़ी हुई है कि अगर ये मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से तूफान बदतमीजी इस तरफ फैल रहा है उसको रोका जा सकता है, उसके लिए खिलाफ एक बंद बांधा जा सकता है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम होगा तो भारत के साथ जो पाक भारत ताल्लुकात हैं उनको बेहतर तरीके से डील किया जा सके। बातें मनवाएगा पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान मजीद कमजोर हो जाता है और मगरब की जानिब से उसको इतनी इमदाद नहीं आ रही, या जो आ रही है वो पूरी नहीं कर रही, और चीन के पास आप रिलाय कर रहे हैं, ठीक है, तो चीन तो फिर उसकी भारी कीमत मांगेगा ना। तो चीन अपनी सिचुएशन को बेहतर करेगा, ये भी अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। ईरान के अंदर जो हालात हो रहे हैं वो किस तरीके से जो है साउथ एशिया को अफेक्ट करते हैं वो भी देखना है। तो इन ऑल केसेस कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि स्टेबल पाकिस्तान और पाकिस्तान मूविंग टुवर्ड स्टेबिलिटी वो अमेरिका के इंटरेस्ट में, ये उसकी प्रायोरिटी है, एंड आई थिंक दैट्स वेयर जो है अमेरिका की इंटरेस्ट है। मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिना रबानी खर साहब हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था, और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। चीमा साहब, एम्बेरसमेंट ये है कि हिना रबानी खर साहबा को चाहिए था कि आप त्यारा लेकर, एक बैंकरप्ट कंट्री का त्यारा लेकर आप वहां चली गई हैं, यहाँ से फोन करके पूछ लेती कि मुल्ला याकूब मुझे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। उनके मुतालिक बात भी करते थे, गुफ्तगू भी करते थे, और जिसके पास जो बुलाए उसके पास जाकर हाय पाकिस्तान रुल गया, हाय यूं हो गया, ये बातें करते हैं। जी माजरत। मुझे क्यों निकाला, सीधी बात है। हाँ। उन्होंने क्या भी मुझे आगे चलते हैं जी। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी माशी मुश्किलात आर्जी हैं। डार साहब ने, ये मेरी अकल से बालातर है भाई। जब से कई दिहाइयों से आप देखा 3.5 रुपए से आपने डॉलर शुरू किया, इस वक्त इस्लामी बैंक
जो सबसे बड़ा इस्लामिक इसकी जो रो है वो इस्तेहसाल का अंसर है, ये ना, ये सही बोल रहा हूं मैं? इस्तेहसाल और गैर शरीफ ऐसे इस इस्लामिक बैंकिंग में इस्तेहसाल भी है और सूद भी शामिल है। मेरे आप अल्फाज पे गौर कर, इसमें सूद भी शामिल है, बेइंतहा सूद शामिल। तो जो मुनाफा उन लोगों को मिल रहा है जो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो इमरान खान भी कर रहे हैं, और मैंने कुछ महफिल में कह दिया कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तो लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आप क्या बातें कर रहे हैं। नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब तो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि जिसकी मोहब्बत छूट जाती है और इश्क नाकाम हो जाता है, तो वो हमेशा क्या करता है कि माशूक के बारे में शिकायत ही करता है। तो वो पाकिस्तान की मईशत माशूक है, कोशिश कर रहे हैं, कोई कोशिश इस्तेकाम नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा जी हम डॉलर की स्मगलिंग रोकने की पड़ोसी ममालिक में कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपके प्रोग्राम में तो कई महीने पहले कहा था काम नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा जी हम डॉलर की स्मगलिंग रोकने की पड़ोसी ममालिक में कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपके प्रोग्राम में तो कई महीने पहले कहा था कि अफगानिस्तान में मैं तो नाम लेता हूँ, अफगानिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि कराची का रेट डॉलर रुपये का पेशावर और कोयटा का फ़र्क है। आज आपने मुख्तसर बात की है मगर अहम बात की है। शायद आपकी सोच ये थी कि फोकस रखें ताकि लोगों को पता चल जाए कि 3, 4, 5 बातें आप कहना चाह रहे हैं। आपने हवाला दिया डार साहब की तकरीर का। ये एक्चुअली वो गए थे सूद के खात्मे के सेमिनार में, वहाँ उन्होंने भी अपनी मईशत की भी बात की, एक सियासी तकरीर थी वो। और आशिक जनाब ये खुद थे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब आज पहले तो मेरे ख्याल से शायद टेलीफोन भी ना उठाते हों, अब तो आपको बच्चों को भी खिताब करने के लिए चले जाते हैं कि साहब मुल्क में 1% लोग सब खा गए, सब लुट गए, सब ख़त्म कर गए। मफरूज़े की बुनियाद पर कह रहा हूँ, एग्जेजरेट करके, लेकिन आपने देखा ही होगा अब तो हर जगह जाके बैठ जाते हैं वो। उसमें सूद शामिल है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने कह दिया बीच में, और साइंसी नुक्ता था, इस पर दोबारा से वापस आते हैं। अगर महंगाई की शरह से कम हमें शरह मुनाफा दिया जाता है तो यानी खातेदार डिपॉजिटर का इस्तेहसाल हो रहा है। गलत कहा उन्होंने, नहीं कहना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हम इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनको याद दिला दूं कि 1988 से जितने प्रोग्राम IMF के पास आए हैं, हमारे साथ हैं जितने, उसका एक नुक्ता होता है इस्तेहकाम पहले और मईशत की तरक्की बाद में। तो वो इस्तेहकाम तो आज तक नहीं आया। तो जब 1988 से आज तक इतने प्रोग्रामों में नहीं आया तो आप जून जुलाई तक क्या कोशिश कर लेंगे। और वो कह मैंने आपको इस्लामी निहारी खिलाई है, तो इस्लाम मेरे मजहब को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए? क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए आपने एक बहुत ही अहम तरीन नुक्ता उठा दिया है। पहले मैं आपको बता दूं, और मैं पहला आदमी हूं जो शुरू से कह रहा हूं पहले दिन से, ये इस्लामी बैंक नहीं है। चलो अगर एक फ़र्द के मुतालिक बात की जाए तो कोई बुराई नहीं, शायद वो मसले का कोई ना कोई हल निकाल ले, लेकिन पूरे मुल्क की जहाँ बात आ जाती है वहाँ सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा पेचीदा नोयत की है। और फिर आपको पता है हमारे यहाँ मईशत को सियासत के साथ जोड़ दिया जाता है। किसी की दुकान हो, अगर हम छोटा एग्जांपल लेके चलें, किसी की दुकान हो, वो दुकान भी अगर किसी को उम्मीद होती है उस दुकान के मालिक को कि ये दुकान चलेगी लंबे समय तक, तब तो वो उसमें पैसे डालता है। हाँ, पैसे भी डालता है, उसके एकदम पूरा एकदम धुलाई पुछाई भी करता रहेगा, पूरा उसमें पेंटिंग डेंटिंग भी कराता रहेगा, कोई नहीं है तो खुद ही झाड़ू भी मार देगा, तो चकाचक चमका के रखता है। इसलिए क्योंकि उसको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये सही हो सकती है, और सही होगी तब मैं खूब ज़्यादा लंबे समय तक जो है पैसे इससे कमाता रहूँगा। जिसको पता हो, जिस व्यापारी को, कि मेरी दुकान जो है ये होनी ही ख़त्म, इसको बच ही नहीं सकती, तो वो क्या करता है, वो एक एक कील को भी छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं एक एक कील को भी बेच बाच के उससे भले थोड़े कम पैसे मिल सके, जो भी मिल सकता हूँ मुझको, मैं उससे जितना ज़्यादा वापस ले सकता हूँ, अपना रिटर्न इन्वेस्टमेंट में अपना वापसी मार सकता हूँ, जितना मैं बेच सकता हूँ, जितना पैसा धन अर्जित किया जा सके सब कर डालूँ। एक कोई दीवार में लटकी फोटो है वो भी नहीं छूटनी चाहिए, वो भी 5-10 रुपये 15 रुपये जितने में बेच रहे हो बेच डालो। इसी तरीके से पाकिस्तान की भी यही हालत है। काबिल तो हैं ये जो खास तौर पर इसाक डार साहब हैं, इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं किया जाता। इन्होंने पहले साबित किया है अपनी काबिलियत को कई बार, और यही एक कारण था जो पाकिस्तान अच्छा खासा आर्मी को भी कमवा देता था। खासतौर पर नवाज शरीफ के टाइम पे जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, आर्मी भी कमाती थी। इनके देश का थोड़ा बहुत अपने स्तर के हिसाब से काम चल भी रहा था, इतनी बुरी हालत नहीं आई थी इकोनॉमी की। मगर आज जब पाकिस्तान सबको समझ में आ गया, पहली बात तो इन लोगों को ये पता चल गई बात जो अभी मोदी सरकार में है कि मुश्किल से 1 साल
मुश्किल से 1 साल सरकार चल जाए, बहुत बड़ी बात है। बीच में कभी भी गिर सकती है पहले तो सरकार, कोई भरोसा नहीं, कल गिर जाए परसों गिर जाए। मैक्सिमम जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो है 1 साल। किसी को पता होगा कि 1 साल ही तक मुझे रहना है, उसके बाद चुनाव हम धोखे से भी नहीं जीतने वाले, कुछ भी करके हम फाइट में ही नहीं हैं, हम बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। तो फिर क्या होगा? तब फिर दोनों हाथों से पैसे भरो, जहां जहां कमा सकते हो वहां वहां कमाओ, कोई जरिया मत छोड़ो। तो एक तो वैसे ही खराब इकोनॉमी, जो छोटा चोर होता है वो ट्रेन में आपका जेब कतरा होगा, वो आपकी जेब काट के ले जाएगा। जो समझदार चोर होता है वो पूरी पूरी बोगी उड़ा के ले जाएगा। अब कुछ ऐसी ही स्थिति है पाकिस्तान में। जो समझदार लोग हैं तो वो पहले तो छोटे मोटे थे, इमरान खान वाले वो छोटे थे, तो वो तो खाली कभी थोड़ा सा, कभी घड़ी बेच दी सऊदी से मिली हुई, कभी कुछ कर दिया, कभी यहाँ घोटाला वहाँ करप्शन, छोटी मोटी चिंदी चोरी करते थे। समझदार लोग ऐसा बड़ा कांड कर जाते हैं कि उनको, जिनको पता हो अब नहीं आना हमको लौट के, वो बड़े कांड करके निकलते हैं।